बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रात धीरे धीरे बीतती रही और हम बातें करते रहे। मैं बार बार पंडित प्रज्ञाराज का जिक्र करके इसके जख्मों को नमक नहीं खरीदना चाहता था, इसलिए मैं जानबूझकर इस मौजू से दूर ही रहा और ज्यादातर सिंगापुर के बारे में बातें करता रहा। सिंगापुर की यादों से मेरे जख्म हरे हो रहे थे और सीने में पैदा होने वाली कसक बहुत अच्छी लग रही थी। ये कसक हमेशा से थी और मेरे जख्म भी कभी मुंदमिल नहीं हुए थे। मैं इन बातों को कभी नहीं भूला था। वो घर और इसमें हंसते मुस्कुराते चेहरे, कितना सुकून था हमारी जिंदगियों में। बाप की शफकत, माँ की ममता, लेकिन दारा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। इसने मेरी जिंदगी में अंगारे भर दिए थे और अब वो कई बरसों से मुझसे बचने के लिए भागता फिर रहा था और मैं मौत का साया बांधकर इसके पीछे लगा हुआ था। दारा शायद अब थक गया था। मैं चढ़ता सूरज था और वो ढलता साया। इसे पनाह की जरूरत थी और हिंदुस्तान के इस दूर दराज कोने में हिमालय की तराइयों में वो पनाह की तलाश में भी आ रहा था या आ चुका था। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि हिमालय की ये गोद इसकी आखिरी पनाह का साबित होगी। सिंगापुर की यादों ने मुझे उदास कर दिया। चित्रा प्रीतम भी शायद समझ गई थी। इसने मौजू बदल दिया और योगा के बारे में बातें करने लगी। ये हरिद्वार है जिसे गाती वे टू भी कहा जाता है। गंगोत्री से गंगा जन्म लेता है। गंगोत्री हिंदुओं का सबसे अहम और मुकद्दस तरीन मुकाम माना जाता है। जिस तरह मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं, इसी तरह हिंदू भी जिंदगी में कम से कम एक बार गंगोत्री यात्रा को अपना धर्म समझते हैं। यहाँ से सिर्फ 24 किलोमीटर के फासले पर ऋषिकेश है। वो जगह मैसूरी और नैनीताल से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऋषिकेश को योगा का घर कहना ज्यादा मुनासिब होगा। दुनिया के कोने कोने से लोग योगा सीखने के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ तुम्हें लातादाद मंदिर भी मिलेंगे और बुद्धों के स्तूपे भी। हिंदू योगी और बुद्ध बख्शु का योगा के उस्ताद समझे जाते हैं। इन्हें इस पुरअसरार इल्म पर अबूर हासिल है। इन्हें देखकर हैरत होती है कि वो लोग ऐसे कारनामे किस तरह अंजाम दे लेते हैं कि जिनका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम ऋषिकेश गई हो? मैंने पूछा। हाँ, इसने इस बात में सर हिला दिया। पल्लवी और अपने शौहर कुंदन लाल के कत्ल के बाद जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी तो मैंने प्रज्ञाराज और इसके साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। मैं इन लोगों को इनके हुलिये बताकर पूछती थी। मुझे पता चला कि इनमें से एक के हुलिये से मिलता जुलता एक पंडित ऋषिकेश के एक मंदिर में मौजूद है। ऋषिकेश पहुंच गई और तकरीबन एक हफ्ते तक इस पंडित को तलाश करती रही। वो पंडित तो मुझे नहीं मिला, अलबत्ता एक बख्शु से मुलाकात हो गई थी। मैं इससे कुछ सीखना चाहती थी लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। ताहम इसकी बातों से मैंने जान लिया था कि वो इस पुरअसरार इल्म के बारे में बेपनाह मालूमात रखता है। कौन है वो? मैंने पूछा। मौका मिला तो इससे जरूर मिलूंगा। इसका नाम गौतम बोस है। चित्रा प्रीतम ने कुछ अरसे पहले ही तिब्बत से आया था। तिब्बत इन पुरअसरार दुनिया के लिए दुनिया भी भर में शोहरत रखता है, लेकिन रास्ते इतने कठिन और खतरनाक हैं कि कोई इस जानब जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर मन में कुछ पा लेने की लगन हो तो रास्तों की कठिनाइयां और खतरात कोई मानी नहीं रखते। मैंने जवाब दिया। चित्रा प्रीतम की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि योगा के बारे में वो मुझसे ज्यादा मालूमात रखती है। मैं मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की थी और इसके लिए सख्त रियाजत करनी पड़ी थी। मैंने अपने अंदर पुरअसरार कुव्वत पर काबू पाया था। योगा मुझे इस हद तक सिखाया गया जिसकी जरूरत थी और अब चित्रा की बातें सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और मैंने तय कर लिया कि मौका मिला तो इस मैदान में भी कुछ हासिल करने की कोशिश करूंगा। मैंने तिब्बत से आने वाले बुद्ध बख्शुओं को गौतम बुद्ध नाम ज़हन नशीन कर लिया था। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। प्रीतम नीचे की तरफ फिसलते फिसलते बिल्कुल लेट चुकी थी। इसने कहा था कि मुझे रात भर जगाएगी और मुझसे बातें करती रहेगी, लेकिन अब वो ऊँगने लगी थी। मैं बड़ी आहिस्तगी से अपनी जगह से उठ गया। इस तरह इसे उड़ा दिया और दूसरे कमरे में आ गया। सोबराज दोनों कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रहा था। कंबल में घुस गया और कुछ देर बाद मेरी आंख भी बंद होने लगी। पंडित प्रज्ञाराज को इंसान समझना इंसान की बहुत बड़ी गलती थी। वो शक्लो सूरत ही से दरिंदा लगता था। लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, सर के बाल बेताशा बड़े हुए थे जिन्हें 3-4 चुटियों में समेटने की कोशिश की गई थी। दाढ़ी और मूंछों के बाल इस तरह मिले हुए थे कि मुंह का दाना तलाश करना मुश्किल था। नाक समोसे की तरह फैली हुई थी और आंखें सुर्ख, जिनसे साफ लगता था कि वो नशा करने का आदी है। इसका सीना भी रीछ की तरह स्याह बालों से भरा हुआ था। इसने धोती बांध रखी थी और जिस्म के बालाई हिस्से पर पीली चादर ओढ़ी हुई थी जो एक कंधे से बार बार फिसल रही थी। मैं और सोबराज चित्रा प्रीतम के साथ इस मंदिर में आए थे। हमें तकरीबन 2 घंटे इंतजार करना पड़ा था और फिर वो अचानक ही मंदिर के पिछले हिस्से
हिस्से में से किसी तरफ से निकलकर सामने आया था। चित्रा प्रीतम इसकी निशानदही करके फौरन ही वापस चली गई थी। मंदिर में यात्रियों का हजूम था। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे आ जा रहे थे। मैं और शोभराज एक तरफ खड़े पंडित प्रज्ञा राज को देखते रहे। मैंने शोभराज को बता दिया था कि यही वो पंडित है जिसने अपने 2 दूसरे पंडितों के साथ मिलकर चित्रा प्रीतम की मासूम बेटी को बेआबरू करके मौत के घाट उतारा था और इसके शौहर कुंदन लाल को भी खंजरों के पे दर पे वार करके हलाक कर दिया था। और यही वो पंडित प्रज्ञा राज है जिसकी हमें तलाश है। शोभराज को मंदिर में प्रज्ञा राज की निगरानी पर छोड़कर मैं हरिद्वार की सड़कों पर घूमने लगा। यहाँ कई मंदिर थे। मैं हर मंदिर में झांकता और दारा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा और मेरे ख्याल में ये हमाकत ही थी। दारा हुलिया तब्दील करने का माहिर था और महज हुलिये की बिना पर इसे तलाश कर लेना मुमकिन नहीं था। 2 दिन गुजर गए और फिर अचानक ही हरिद्वार की आबादी में इजाफा होने लगा। यूं तो हजारों की तादाद में यात्री रोजाना यहाँ आते जाते थे, लेकिन इस रोज अचानक ही यात्रियों की आमद में इजाफा हो गया था। सराय, होटल्स और गेस्ट हाउस कहीं जगह नहीं रही थी। लोग खुली जगहों पर पड़े थे। मतवावल यात्री अपने साथ छोटे खेमे और चूलदारियां लेकर आए थे। पंडित, साधु और पुजारी भी सैकड़ों की तादाद में चले आ रहे थे। और फिर ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि अगले इतवार को सूरज ग्रहण होने वाला है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण हिंदू धर्म में बहुत अहमियत रखता है। ऐसे मौकों पर खास पूजा का एहतमाम किया जाता है। ज्योतिषी और पंडित अपने हिसाब किताब में मसरूफ हो जाते हैं और पुजारी जाप पर बैठ जाते हैं। इस रोज सुबह 11 बजे के करीब मैं और चित्रा प्रीतम गंगोत्री की तरफ चले गए। यूं तो दरिया के दोनों किनारों पर दूर दूर तक ऐसे घाट बने हुए थे जहां गंगा जल में गुसल करने वालों का रश लगा रहता था, लेकिन गंगोत्री का वो मुकाम जहां मुख्तलिफ सिमतों से पहाड़ी नदी नालों का पानी आकर गिरता है, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। खवे से खवा चल रहा था। इस जगह चट्टानों के साथ एक बहुत लंबा चौड़ा पुख्ता तालाब बना हुआ था जिसमें नीचे उतरने के लिए पुख्ता सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इस तरफ पहाड़ों से आने वाला पानी इस वसीओ अरीज तालाब में गिरता और दूसरी तरफ बहकर दूसरे पानी में मिल जाता। इस तरफ भी पहाड़ों से मुख्तलिफ सिमतों से आने वाला पानी जमा होकर नशीब की तरफ बहता था और जरा आगे जाकर इसका पाट एक बाकायदा दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता था। यही वो जगह है जिसे गंगा की जन्म भूमि भी कहा जा सकता है। इस तालाब के साथ हमवार और कशादा जगह थी और इससे आगे अमूदी चट्टानें थी जिनमें लातादाद गुफाएं बनी हुई थी। ये सब गुफाएं और गार कुदरती थे जो सदियों में पानी के कटाव से मार्ज वजूद में आए थे। कई गार और गुफाएं ऐसी थी जिनमें पानी नहीं था और वहां यात्रियों ने कब्जा जमा रखा था। ताहम लातादाद गुफाएं ऐसी थी जिनमें पहाड़ों के अंदर ही अंदर से आने वाला तेज पानी पुरशोर आवाज से बह रहा था। ये गार और सुरंगें पहाड़ों में बहुत अंदर तक चली गई थी। इस वसीओ अरीज तालाब पर बहुत रश था। तालाब के अंदर भी लोग भरे हुए थे और कशादा सीढ़ियों पर भी लोग एक दूसरे पर गोया चढ़े रहे थे। बच्चे, मर्द और औरतें सब एक ही जगह गुसल कर रहे थे। बाज औरतें नीम उरियां थी। बाज ने अगरचे लिबास पहन रखे थे, लेकिन भीगे हुए लिबास जिस्म से चिपक कर इन्हें बरहना कर रहे थे, मगर किसी को होश नहीं था। तालाब के किनारे पर भी लोग हजूम दर हजूम जमा थे। ठीक 12 बजे सूरज ग्रहण शुरू होने वाला था। ये जुज़वी सूरज ग्रहण था जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहता और हर हिंदू की ख्वाहिश थी कि वो इस वक्त पूजा में मसरूफ हो या गंगा जल में गुसल कर रहा हो ताकि इसके सारे गुनाह धुल जाएं। मैं चित्रा प्रीतम के साथ एक तरफ खड़ा अफरा तफरी का ये मंजर देख रहा था। एक हट्टा कट्टा आदमी लोगों को धक्के देते हुए तालाब की तरफ बढ़ते हुए नजर आया। इसने सफेद धोती बांध रखी थी। जिस्म के बलाई हिस्से पर कोई कुर्ता वगैरह नहीं था, अलबत्ता एक सफेद कपड़ा दुपट्टे की तरह बंद करके गले में लटका रखा था। इसकी उम्र 30-32 के लगभग होगी। लंबा कद, तवाना जिस्म, मजबूत हाथ पांव, गंजा सर और माथे पर कशका। वो कोई पंडित या पुजारी नहीं था, लेकिन इसके हुलिये और अंदाजो एतवार से लगता था कि वो धर्म के मामले में बहुत कट्टर है। वो लोगों को इधर उधर धक्के देता रास्ता बनाते हुए तालाब में उतर गया और तकरीबन वस्त में पहुंचकर रुक गया और दोनों हाथ जोड़कर जेरे लब कुछ बदबदाने लगा। फिर चुल्लुओं में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालता रहा। इस दौरान में वो बार बार सूरज की तरफ देखता रहा। ठीक 12 बजे सूरज पर निचली तरफ स्याह धब्बा पड़ना शुरू हो गया। इसके साथ ही फजा में अश्लोक और भजन वगैरह की आवाजें गूंजने लगी। तालाब के वस्त में खड़ा वो आदमी कुछ ज्यादा ही पुरजोश नजर आ रहा था। वो कभी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और कभी अपने गंजे सर पर पानी के छींटे डालने लगता और कभी दोनों हाथ ऊपर फैलाकर चीखने वाले अंदाज में कोई भजन गाने लगता या अश्लोक पढ़ने लगता। न जाने क्या बात थी कि इतने बड़े हजूम में मेरी तवज्जो इसी एक शख्स पर मरकूज होकर रह गई थी। यूं तो हर शख्स अपने अंदाज में पूजा कर रहा था, लेकिन इस शख्स की हरकतें कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लग रही थी। सूरज पर स्याह
दबा बढ़ गया था, रोशनी कम हो गई थी। लोगों के श्लोक पढ़ने और भजन गाने की आवाजें बुलंद होती गईं और फिर आधे घंटे बाद ग्रहण लौटना शुरू हुआ। मेरी नजरें तालाब के दूसरे किनारे पर 3 बावर्दी पुलिस वालों की तरफ उठ गईं। वो अभी अभी वहां नमूदार हुए थे। इनमें एक सब इंस्पेक्टर था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था, बाकी 2 कांस्टेबल राइफलें संभाले हुए थे। वो तीनों मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहे थे और फिर एक कांस्टेबल ने चीखते हुए तालाब के वस्त में इस शख्स की तरफ इशारा किया जो मेरी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने भी इसे देख लिया और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा, आशुतोष अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम घेरे में आ चुके हो, बचकर नहीं जा सकोगे। तालाब के वस्त में खड़े हुए आशुतोष नामी इस शख्स ने चौंक कर पुलिस वालों की तरफ देखा। इसके चेहरे पर वहशत सी उभर आई। दूसरे ही लम्हे वो चीखते हुए तालाब के इस किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगा जहां हम खड़े थे। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाकर हवाई फायर कर दिया। पहले फायर पर शायद लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी, दूसरे फायर पर खलबली सी मच गई। तालाब में भी लातदाद लोग थे। पानी आशुतोष के सीने तक था। वो अपने सामने आने वाले हर फर्द को हाथ मारकर या धक्का देकर हटाकर आगे बढ़ता रहा। इसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी जिन्हें कोई मानी नहीं पहनाए जा सकते थे। पुलिस वाले तालाब के किनारे पर दौड़ने लगे। किनारे अगरचे फुटपाथ की तरह कशादा थे लेकिन लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आशुतोष रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, सब इंस्पेक्टर लोगों को धक्के देकर रास्ता बनाते हुए चीखा। लेकिन आशुतोष जानता था कि पुलिस वाले इस पर गोली नहीं चला सकते थे। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। भगदड़ सी मची हुई थी, गोली किसी और को भी लग सकती थी। आशुतोष तालाब के किनारे पर आ गया। इसकी धोती और गले में दुपट्टे की तरह पड़े कपड़े से भी पानी नुचड़ रहा था। वो एक जगह रुक गया और फिर इसने एक अजीब हरकत की। एक टांग कुत्ते की तरह उठा ली, एक हाथ भोंपू की तरह मुंह पर रखा और चीखते हुए मुंह से अजीब आवाजें निकालने लगा। ये हरकत आम तौर पर बच्चे किसी को चिढ़ाने और तैश दिलाने के लिए करते हैं। आशुतोष की इस हरकत पर मुझे इसके ज़हनी तवाज़ुन पर भी शुबा होने लगा था। इसने 2-3 मरतबा ये हरकत दोहराई और एक हाथ में धोती पकड़कर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो बिल्कुल वैशी बन गया था। इसने 9-10 साल की उम्र के एक बच्चे को ठोकर मारकर दूर गिरा दिया। इसका रुख हमारी तरफ था। मैं नहीं समझ सका था क्या मामला है और पुलिस इसे क्यों पकड़ना चाहती है। मैं आशुतोष के रास्ते से हट गया मगर चित्रा प्रीतम इसकी ज़ाद में आ गई। इसने चित्रा को दोनों हाथों में उठाकर मेरी तरफ उछाल दिया। चित्रा चीखते हुए मेरे ऊपर आई और हम दोनों जमीन पर गिर गए। आशुतोष वहशियाना अंदाज में चीखते हुए चट्टान के एक गार में घुस गया। इस दौरान में पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। करीब खड़े हुए एक आदमी ने चित्रा को सहारा देकर उठा दिया था और मैं भी उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है ऑफिसर, ये पागल कौन है? मैंने सब इंस्पेक्टर से पूछा। ये पागल नहीं, कातिल है। 2 जवान लड़कियों का मर्डर कर चुका है। एक तीसरी लड़की इसके कब्जे में है जिसे ये कत्ल करना चाहता है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। और फिर जल्दी जल्दी मैं जो तफसील बताई वो बड़ी खौफनाक थी। सब इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक आशुतोष का ताल्लुक राजस्थान के शहर अनूपगढ़ से था। वो पुरअसरार कुव्वतों को तस्खीर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जाप करता रहता था। कुछ अरसे पहले वो एक पंडित के हत्थे चढ़ गया था जिसने इसे एक ऐसा जाप बताया जिस पर अमल करके अबदी हयात हासिल की जा सकती है। इस जाप पर अमल करने के लिए जरूरी है कि 3 सूरज ग्रहण पर 14 साल 3 कुंवारी नारियों की भेंट दी जाए। नागा होने की सूरत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आशुतोष अब तक 2 लड़कियों को मौत के घाट उतार चुका था। ये तीसरा सूरज ग्रहण था। इसने एक 14 साल कुंवारी लड़की को अपने कब्जे में कर रखा था जिसे वो ऐन इस वक्त हलाक करता जब ग्रहण खत्म होने के आखिरी लम्हात में होता। हम इसकी तलाश में थे, सब इंस्पेक्टर कह रहा था, लेकिन वो भाग गया। अगर इसे नहीं पकड़ा गया तो वो इस लड़की को हलाक कर देगा। अरे रुको इसे, चित्रा प्रीतम चीखी, वो मेरी बच्ची को मार डालेगा, रोको इसे। मैंने चौंक कर चित्रा प्रीतम की तरफ देखा। इसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। वो अपनी जवान बेटी खो चुकी थी। इसे बेआबरू करके हलाक किया गया था और अब किसी और की बेटी को ज़िबा किया जाने वाला था। सब इंस्पेक्टर अपने आदमियों को इशारा करते हुए इस गार में घुस गया। मैं भी इसके पीछे दौड़ पड़ा और चित्रा ने भी मेरे पीछे दौड़ लगा दी। ये चट्टान ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। तकरीबन 100 गज आगे हम खुली जगह पर निकल आए। ये खुली जगह भी 50-60 फुट से ज्यादा नहीं थी। इससे आगे बुलंद चट्टानें थी। इनमें भी कई सुरंगें थी। एक सुरंग में दाखिल होने वाला पानी नदी की सूरत में चट्टान के साथ साथ बहता हुआ आगे जाकर तालाब की दूसरी तरफ किसी जगह से गुजरता था। मैंने पुलिस वालों को एक सुरंग में घुसते हुए देखा तो मैं दूसरी सुरंग की तरफ दौड़ा। चित्रा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही थी। ये सुरंग खासी तवील थी जो आगे जाकर एक और सुरंग से मिल गई थी जिसमें पानी बह रहा था। ये सुरंग बहुत कुशादा थी। पानी बीच में था और इतराफ में खुश्क जगह थी। मैं और चित्रा दीवार के साथ
साथ साथ आगे चलते रहे। आगे तंग और कशादा सुरंगों का जाल सा बना हुआ था। हिमालय की बर्फानी चोटियों से बहने वाले पानी ने इन चट्टानों को अंदर से खोखला कर रखा था और ये अमल 2-4 साल में नहीं सदियों में इस हद तक पहुंचा था। और मैं समझता हूँ कि इन चट्टानों को अंदर ही अंदर काटने का पानी का अमल अब भी जारी था, जिसका नतीजा मजीद कई सदियां गुजरने के बाद सामने आएगा। इन सुरंगों में अंधेरा नहीं था, कहीं कहीं चट्टानें टूटी हुई थी और मध्यम रोशनी सुरंगों के अंदर भी पहुंच रही थी। पानी बड़ी तेजी से इन सुरंगों में बह रहा था। पानी की रफ्तार और इसका शोर आसाब पर दहशत सी तारी कर रहा था। बाद सुरंगों में तो पानी इस कदर ज्यादा था कि इनमें दाखिल होना अपने आप को मौत के हवाले कर देने के मुतरादिफ था। ऐसी जगहों पर हमें रास्ता बदलकर किसी और सुरंग में दाखिल होना पड़ता। पुलिस वालों के बारे में मैं भी कुछ पता नहीं था कि वो किस तरफ चले गए थे और मैं यही सोच रहा था कि आशुतोष के पीछे आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। एक लड़की की जिंदगी खतरे में थी। वो एक जुनूनी के जुनून की भेंट चढ़ने वाली थी और शायद इसकी जिंदगी के चंद ही मिनट बाकी रह गए थे। मैं जल्द से जल्द आशुतोष को तलाश कर लेना चाहता था, लेकिन हम इन सुरंगों की भूल भुलैयों में फंस कर रह गए थे। मैं एक और सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग के किनारे पर कुछ जगह ऊंची थी और नीचे तूफानी रफ्तार से पानी बह रहा था। मैं चट्टानी दीवार के उभरे हुए पत्थरों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। चित्रा मुझसे 2-3 कदम पीछे थी। अगर हम में से किसी का पैर फिसल जाता तो तेज रफ्तार पानी तिनके की तरह हमें बहा कर ले जाता। चित्रा भी इस खतरे से पूरी तरह आगाह थी और बहुत संभल संभल कर चली आ रही थी। अगले मोड़ पर पहुंचकर हम रुक गए। ये आवाज सुनी तुमने? चित्रा की कपकपाती हुई सी आवाज सुनाई दी। मैं हिम्मतन गोश हो गया और फिर वो आवाज मेरी समात से टकराई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई शख्स एक उंगली मुंह में डालकर इसे हरकत देते हुए चीख रहा हो। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो आशुतोष था। तालाब से भागते हुए भी इसने ऐसी ही हरकत की थी। इस आवाज का मतलब था कि हम आशुतोष के करीब पहुंच गए थे। हम दूसरी सुरंग में मुड़ गए। ये सुरंग ज्यादा तवील नहीं थी। दूसरी तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी और फिर ढोल की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो जो कोई भी था जुनूनी अंदाज में पूरी ताकत से ढोल बजा रहा था और जाहिर है वो आशुतोष के अलावा और कौन हो सकता था। गार के दाने पर पहुंचकर मैं रुक गया। सामने खुली जगह थी और धूप फैली हुई थी। ढोल की आवाज बाएं तरफ से आ रही थी। मैंने बड़ी एहतियात से झांक कर इस तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे मुझे सीने में अपना सांस रुकता महसूस होने लगा। वो बहुत खुली जगह थी। इसके चारों तरफ संगलाब चट्टानें कुएं की दीवारों की तरह ऊपर को उठी हुई थी। बाएं तरफ पत्थर पर एक जवान लड़की रस्सियों से बंधी पड़ी थी। इसके बदन पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। इसका सार गंजा था और मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और आशुतोष गले में ढोल लटकाए इसे पूरी ताकत से पीटते हुए इस पत्थर के चारों तरफ नाच रहा था। कभी कभी वो मुंह से चीखों जैसी आवाजें निकालता और बार बार सर उठाकर ऊपर देखता। मैंने जरा और आगे बढ़कर ऊपर देखा। सूरज सर पर पहुंच गया था। ग्रहण से सूरज जो स्याह धब्बा पड़ गया था वो आधे से ज्यादा खत्म हो गया था। ग्रहण पूरी तरह खत्म होने में 10-12 मिनट बाकी थे और इस लड़की की जिंदगी की मोहलत भी इतनी ही रह गई थी। ग्रहण मुकम्मल होने के आखिरी लम्हात में इसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाने वाला था। चित्रा प्रीतम भी आगे झुककर वो खौफनाक मंजर देखा। अगर मैं जल्दी से इसके मुंह पर हाथ न रख देता तो इसकी चीख आशुतोष को हमारी मौजूदगी से आगाह कर देती। मैं मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगा। सामने वाली बाज सुरंगों में पानी तेज रफ्तारी से बहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगता था किसी सुरंग के अंदर पानी बुलंदी से गिर रहा था। इस खुली जगह में थोड़े थोड़े फासले पर चंद बड़े पत्थर पड़े हुए थे। सामने किसी सुरंग से 1 फुट चौड़ी नाली की सूरत में पानी बाहर भी बह रहा था, जो खुली जगह पर पड़े हुए एक बड़े पत्थर के करीब जमा होकर जमीन के अंदर कहीं गायब हो रहा था। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मैंने चित्रा प्रीतम को सरगोशी में कुछ हदायत दी और आशुतोष ढोल बजाते हुए जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, मैं सुरंग से निकलकर तेजी से दौड़ते हुए एक बड़े पत्थर के पीछे पहुंच गया और फिर मुझे इससे आगे वाले पत्थर के पीछे पहुंचने का मौका मिल गया। अब मैं इस तीसरे पत्थर के पीछे पहुंच चुका था, जिसके करीब सुरंग से आने वाला पानी जमीन में जज़ब हो रहा था। आशुतोष से मेरा फासला अब 10 गज से ज्यादा नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था आशुतोष का जोश बढ़ता जा रहा था। पत्थर पर बंधी हुई लड़की के चारों तरफ ढोल बजाते और नाचते हुए वो बार बार ऊपर देख रहा था। अब मैं इस लड़की को भी पूरी तरह देख सकता था। इसका चेहरा खौफ से पीला हो रहा था और आंखें बेपनाह दहशत थी। आशुतोष जिस तरफ जाता इसकी नजरें भी घूम जाती। वो हाथों और पैरों को हरकत देने के काबिल नहीं थी, अलबत्ता सार को जोर जोर से झटक रही थी। मैं इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि अगर मुझे अगले पत्थर तक जाने का मौका मिल जाए तो मैं आशुतोष
आशुतोष पर हमला करके इसे गिरफ्त में ले सकता था, और फिर मैंने जैसे ही इस पत्थर की तरफ छलांग लगाई, आशुतोष ने मुझे देख लिया। इसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए डोल गले से उतार कर फेंक दिया और एक डंडा उठाकर वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मेरी तरफ लपका। मैं इसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने जैसे ही हमला किया, मैंने डंडे को दोनों हाथों पर रोका और इसे गिरफ्त में लेकर पूरी कुव्वत से आगे की तरफ झटका दिया। आशुतोष को शायद इसकी तवक्को नहीं थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और आगे को कलाबाजी खाता हुआ गिरा, लेकिन इसने उठने में भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। वो अरना भैंसे की तरह डकराता हुआ मेरी तरफ लपका। इसके सर की टक्कर मेरे पेट पर लगी। वो मुझे धकेलते हुए ले गया। मैं पीछे पत्थर से टकराया तो जोरदार झटके से मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर का सारा सिस्टम बल कर रह गया हो। आशुतोष पीछे हट गया और पेट पर सर से एक और टक्कर मारी। वो तीसरी टक्कर मारने के लिए पीछे हटा तो मैं अपने आप को संभाल कर पूरी कुव्वत से इस पर हमला आवर हुआ। मेरा घोंसा इसके सीने पर लगा तो वो एक झटके से तान कर खड़ा हो गया। इसने मुझे घोंसा मारना चाहा तो मैं इसका वार रोककर कलाई दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर इसे मोड़ता चला गया। आशुतोष दोहरा हो गया। मैंने इसकी कलाई को एक हाथ में पकड़े रखा और इसकी गर्दन पर जोरदार घोंसा मार दिया। वो मुंह के बल नीचे गिरा, लेकिन इसके साथ ही इसने टांग चला दी। इसका पैर मेरे घुटने के पीछे लगा। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाते हुए इसके ऊपर गिरा। इस दौरान मैंने चित्रा प्रीतम को सुरंग से निकलकर इस पत्थर की तरफ दौड़ते देख लिया था जिस पर वो लड़की बंधी हुई थी। आशुतोष ने भी इसे देख लिया था। इसने मुझे उठाकर दूर उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों पर गिरा। मेरा दिमाग झुनझुना उठा। आशुतोष दौड़ते हुए चित्रा की तरफ लपका। इसने चित्रा को उठाकर दूर फेंक दिया। चित्रा भी चीख उठी। आशुतोष ने आसमान की तरफ देखा। मेरी नजरें भी ऊपर उठ गईं। सूरज के निचले किनारे पर स्याही की बहुत मामूली सी लकीर रह गई थी। आशुतोष दोनों हाथ सीने पर मारकर वैश्यों की तरह चीखा और पत्थर की दूसरी तरफ जाकर नीचे झुक गया। और जब वो सीधा हुआ तो इसके हाथ में चौड़े फाल वाली तलवार देखकर मैं कांप उठा। वो पत्थर की इस तरफ आ गया जहां से पत्थर पर पड़ी हुई लड़की पर वार किया जा सकता था। मैंने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर जल्दबाजी में मेरा पैर छोटे छोटे पत्थरों पर रिपटा और मैं फिर गिर गया। आशुतोष ने एक बार फिर सूरज की तरफ देखा और तलवार को दोनों हाथों में पकड़कर सर से बुलंद कर लिया। मैं उठकर आशुतोष की तरफ लपका, लेकिन चित्रा प्रीतम मुझसे ज्यादा तेज साबित हुई। वो भी जमीन पर पड़ा हुआ डंडा उठाकर आशुतोष की तरफ लपकी थी। आशुतोष के मुंह से अजीब सी जोरदार आवाज निकली और इससे पहले कि वो लड़की की गर्दन पर तलवार का वार करने के लिए हाथों को हरकत देता, चित्रा ने इस पर हमला कर दिया। डंडा बड़े जोर से आशुतोष के सर पर लगा। इसका सर फट गया और खून बह निकला। आशुतोष जख्मी शेर की तरह दौड़ते हुए पीछे मुड़ा। मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी और चित्रा को साथ लेता हुआ दूर जा गिरा। आशुतोष ने घूमते हुए पूरी कुव्वत से तलवार चलाई थी। अगर हमें एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो चित्रा की गर्दन उड़ जाती या तलवार की जद में आकर मेरा बाजू कट जाता। आशुतोष के सर पर लगने वाली जरब खासी जोरदार थी। खून इसकी गर्दन को तर करता हुआ कंधे पर बह रहा था। इस पर जुनून तारी था और इसका चेहरा कुछ और भयानक हो गया था। वो एक बार फिर तलवार को ऊपर उठाकर लड़की की तरफ बढ़ा। मेरे साथ गिरने से चित्रा के हाथ से डंडा भी छूट गया था जो हमारे करीब ही पड़ा था। मैंने डंडा उठाकर लेटे ही लेटे पूरी कुव्वत से आशुतोष की टांगों पर वार किया। मेरा ये हरबा कारगर रहा। आशुतोष चीखता हुआ नीचे गिरा। पिंडली की हड्डी पर लगने वाली जरब खासी जोरदार थी। इस मर्तबा तलवार भी इसके हाथ से छूट गई थी। वो फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया और आशुतोष पर ठोकरें बरसाने लगा। एक मौका पर इसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरा। आशुतोष उठकर तलवार की तरफ लपका, लेकिन मैंने इसे टांग से पकड़कर घसीट लिया। अब हम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए थे। आशुतोष के हलक से बेड़िए जैसी गुराहटें निकल रही थी। इसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी। वो मुझे रगेदता हुआ दूर ले गया और मेरा सर एक पत्थर से टकराने लगा। मेरा दिमाग हिलकर रह गया। मैंने अपनी पूरी ताकत मुजतमा करके इसे अपने ऊपर से धकेल दिया और फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। आशुतोष ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। वो एक बार फिर अरना भैंसे की तरह टकराते हुए मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन इस मर्तबा मैं इसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। मैंने उछलते ही एक टांग अंदर की तरफ समेट ली और दूसरे पैर की किक इसके सर पर लगाई। मैंने मोटे सोल के जॉगर्स पहन रखे थे। किक इसकी पेशानी पर लगी, खाल फट गई और खून बह निकला, लेकिन मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया और इस पर पे दर पे ठोकरें बरसाता रहा। और वो बहुत सख्त जान था या ये इसका जुनून था कि मेरी हर किक खाने के बाद भी वो डकराते हुए मुझ पर हमला आवर होने की
कोशिश करता रहा। एक मर्तबा इसे मेरे करीब आने का मौका मिल गया। मैंने खुली हथेली से इसके चेहरे पर वार किया। इसकी नाक से खून बह निकला। वो बड़े जोर से चीखा था, मगर इसके जुनून की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी। खून में तर इसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। इसने एक बार फिर मेरी तरफ लपकने की कोशिश की। इस मर्तबा मैंने हवा में उछलकर पैरों से इसकी गर्दन पर नेक लॉक लगा दिया और अपने आप को झटके से एक तरफ गिराया। वो भी मेरे साथ ही गिरा। मैं नीचे गिरते हुए अपने आप को संभाल नहीं सका था। मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया था। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। आशुतोष उठकर एक बार फिर मेरी तरफ लपका और इसी वक्त फजा एक फायर की आवाज से गूंज उठी। इसके साथ ही आशुतोष की भयानक चीख भी चट्टानों में गूंज उठी। गोली इसके सीने में लगी थी और वो लड़खड़ा रहा था। मैंने सर को 2-3 झटके दिए और फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। वही सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले चंद गज के फासले पर खड़े थे। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था। आशुतोष गोली खाने के बाद भी नहीं गिरा था। वो बुरी तरह दाड़ रहा था। फिर वो मुड़कर इस पत्थर की तरफ बढ़ने लगा जहां चित्रा इस लड़की के हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी। चित्रा ने इसके मुंह में ठुंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया था और वो लड़की भी बुरी तरह चीख रही थी। आशुतोष के लिए शायद एक गोली काफी साबित नहीं हुई थी। सब इंस्पेक्टर ने दूसरा फायर किया। इस मर्तबा गोली आशुतोष के सर के पिछले हिस्से में लगी और वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराते हुए गिर गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।